माय नेम इज़ साजिद अली और मैं लेक्चरर ज़ुआलॉजी हूँ। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है एमफिल इन ज़ुआलॉजी फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बीएस एंड एमफिल दोनों डिग्रीज मेरी वहीं से है। और तो हमारा टॉपिक था रेफरेंसेस स्टाइल्स इन मेडिकल रिसर्च। ये डिफरेंट तरह के जो रेफरेंसिंग के स्टाइल्स हैं वो मेंशन्ड हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आपको पता चले कि रेफरेंसेस होते क्या हैं और डिफरेंट तरह के स्टाइल्स क्या हैं रेफरेंस देने के। और इसके साथ ही साथ किस तरह से हमने करेक्टली इन रेफरेंसिंग स्टाइल्स को यूज़ करना है एज पर दी जर्नल्स रिक्वायरमेंट या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट वी आर वर्किंग विद या वर्किंग फॉर। तो उसके अलावा जो है जो रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं ख़ास तौर पे जो कि आजकल इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली इसका ऑन हैंड एक्सपीरियंस करेंगे इस लेक्चर के एंड में, कि उनको यूज़ करके कितना इफ़ेक्टिव और आसान बनाया जा सकता है इस पूरे प्रोसेस को। व्हाट इज़ अ रेफरेंस? रेफरेंस है क्या? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है उन सोर्सेज की जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं जो भी आपका पढ़ने वाला हो, चाहे वो एक बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो अपनी एमफिल की रिसर्च को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना चाह रहा हो, या वो पीएचडी कर रहा हो, या वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। आपकी जो ओरिजिन है आइडियाज़ का, तो उसे ट्रेस करने में उसे आसानी होती है कि आपको एक ख्याल कहाँ से आया और फिर आपने उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया, और आपने जो क्लेम्स किए हैं क्या वो बाकी दुनिया के लिहाज से ठीक भी हैं या नहीं, और कौन सी फर्दर रीडिंग्स उसे करनी चाहिए उसे मज़ीद समझने के लिए। रेफरेंसेस ज़रूरी क्यों होते हैं? अगेन, सोर्सेज को अक्नॉलेज करना, प्लेजरिज्म को अवॉइड करना, आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करना, ट्रेसेबिलिटी को इनेबल करना, और प्रोफेशनलिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करना। जिस तरह हमने पहले ही कहा कि ये एक इखलाकी फरीज़ा भी है हमारा कि हम अपने काम को अपना बनाकर पेश करें, और जो दूसरे का काम हो तो उसे उसका पूरा क्रेडिट दें। दैट इज़ बेसिकली व्हाट द प्रोफेशनलिज्म इज़। ठीक है जी, कि हम बिला वजह किसी और के काम का क्रेडिट अपने सर ना लें। फिर हमने कहा कि जी टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस क्या हैं। हमारा एक्चुअली हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो उसमें हमने जिक्र किया पहले कि हमारी जो डेली लाइफ है, ख़ास तौर पे हम जो स्टूडेंट्स हैं या जो रिसर्चर्स हैं, तो हमारा डेली बेसिस पे फॉर द सेक ऑफ और स्टडीज़, फॉर द सेक ऑफ और रिसर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से वास्ता पड़ता है, जिसमें कि डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, डिफरेंट जो है हमारे पास रिसर्च आर्टिकल्स या मेटा एनालिसिस हो सकते हैं। तो ठीक है, दे ऑल आर सोर्सेज, दे ऑल हैव देयर ओन क्रेडिबिलिटी, बट हाउ डू वी क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस? ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल सोर्सेज हैं दे आर कॉल्ड द प्राइमरी सोर्सेज। उससे जो थोड़ी लो कैटेगरी में आ जाते हैं, दे आर द सेकेंडरी सोर्सेज। एंड जो टर्शरी सोर्सेज हैं, तो वो ऑल आर ऑथेंटिक। अगेन, जैसे हमने पहले कहा कि सबकी अपनी अपनी ऑथेंटिसिटी है। तो लेकिन जिस तरह हम ये सोर्स को जो है बढ़ाते जाएंगे, तो थोड़ा बहुत जो है उसमें शक व शुबे का इम्कान आता जाएगा। तो प्राइमरी सोर्सेज में हमारे पास ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और केस रिपोर्ट्स आते हैं। जबकि सेकेंडरी जो सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स, और इसके साथ ही साथ जो हमारे मेटा एनालिसिस हैं वो, और इसके साथ ही साथ सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आ जाते हैं। जबकि टर्शरी सोर्सेज में हमारी टेक्स्ट बुक्स, हमारी इंसाइक्लोपीडियाज़ और हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो रिसर्च के बाद गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो आ जाती हैं। तो अगेन, these are just based on the authenticity and source of the reference। ये जो है रेफरेंस के स्टाइल्स नहीं है। ठीक है जी, तो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड
टर्शरी सोर्स। मोस्ट कॉमन रेफरेंसिंग स्टाइल्स इन मेडिकल रिसर्च। अब हम आ जाते हैं अपने जो टाइप्स हैं, जो स्टाइल्स हैं डिफरेंट, उनके ऊपर। सबसे कॉमनली यूज्ड जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो आपने नॉर्मली सुना होगा, एपीए स्टाइल। आपसे कोई कहता है या आपने कभी अगर रिसर्च राइटिंग की हो तो आपने ये सुना होगा कि जी आप रेफरेंसेस को एपीए स्टाइल में लिख के ले आएं। तो एपीए इज़ बेसिकली फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और अब इसका एक चेंजेस के साथ साथ, वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं, तो इसका 7th एडिशन फिलहाल जो कॉमनली यूज़ हो रहा है, यूज्ड इन साइकोलॉजी, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो मोस्टली रिसर्चेज होती हैं उनमें एपीए स्टाइल की इन टेक्स्ट साइटेशंस और रेफरेंसेस का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इन टेक्स्ट साइटेशन क्या है और रेफरेंस क्या है? इंटेक्स साइटेशन जो होती है, जो हमारी मेन बॉडी है, हम जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मेथडोलॉजी और उसकी जो डिस्कशन है, वो हमारी जो है वो मेन बॉडी कहलाती है। और रिजल्ट्स भी होते हैं, बट रिजल्ट्स में हम रेफरेंसेस अवॉइड करते हैं अनटिल एंड अनलेस वी आर कंपेयरिंग इट विद समवन एल्सेस फाइंडिंग्स। अब अगर हम किसी और की फाइंडिंग्स के साथ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो ओनली देन वी पुट इन टेक्स्ट साइटेशंस इन द रिजल्ट्स सेक्शन एज वेल। अदरवाइज हम जो हैं वो मेन बॉडी के जो रिजल्ट सेक्शन है उसमें इन टेक्स्ट साइटेशंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है जी। तो एपीए स्टाइल में जो मेन बॉडी के अंदर आपने अगर किसी को जो है वो एक्नॉलेज करना है तो उसका सिंपल तरीका है आथर और उसके साथ ईयर, आथर कोमा ईयर। ये इजीएस्ट वे है ऑफ साइटिंग अ रेफरेंस। ठीक है, इन द मेन बॉडी। अगर आपने किसी को डायरेक्टली कोट करना हो तो तब आपके पास ज़रूरी हो जाता है कि यू गिव द पेज नंबर एज वेल। तो फिर आपके पास आ जाता है आपका ऑथर, उसके बाद आपका ईयर, साल, और उसके बाद आपका पेज नंबर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कोट के लिए है। उसके बाद जो आप डिटेल रेफरेंस लिखते हैं, जिसे हम रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, ये आपकी जो फाइनल जो भी मैन्युस्क्रिप्ट होता है उसके बिल्कुल एंड पे आप ये डिटेल रेफरेंसेस ऐड करते हैं। और इस डिटेल रेफरेंस लिस्ट में आपने फिर उस जो आपने साइटेशन दी होती है, जो हवाला दिया होता है, उसकी भी पूरी डिटेल लिखनी होती है। उसके आथर, उसका ईयर, उसका टाइटल, उसका जो है, ये अगर बुक है तो बुक के केस में तो उसका पब्लिशर। तो हमारे पास आ गया जी ऑथर, उसके बाद आ गया साल, उसके बाद टाइटल, उसके बाद उसका पब्लिशर। लेकिन अगर कोई जर्नल है, कोई ओरिजिनल आर्टिकल है, तो उसके लिए चीज़ अब डिफरेंट हो जाएगी। जितने भी आर्टिकल राइटर्स हैं आपके पास, ऑथर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, उनको आपने उसी ऑर्डर में मेंशन करना है। उसके बाद उसका साल आ जाएगा, उसके बाद अगेन उसका टाइटल आ जाएगा, और उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा, और उसके बाद उसके पेज नंबर्स आ जाएंगे, और उसके बाद उसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, जिसे डीओआई नंबर भी कहा जाता है, वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये डीओआई क्या है, क्यों अहम है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल, जो पहला और मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास रेफरेंसिंग का स्टाइल है, दैट इज एपीए 7th एडिशन। और इसमें हमारे पास इन टेक्स्ट साइटेशन के लिए ऑथर और उसके साल का जो कॉम्बिनेशन है, ऑथर कॉमा ईयर, वो फॉलो होता है। आई नो यहाँ मैनुअली इसको इस तरह पढ़ने में, समझने में ये बोरिंग होगा, लेकिन जब हम इसको थ्रू दी सॉफ्टवेयर जो है करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। जो इसको मैनुअली, आप में से जिन्होंने रिसर्च की हो और मैनुअली कभी लिखा हो,
तो आप देखेंगे कि ये तो आपने अपने साथ बहुत जुल्म किया है। बहरहाल, सो द वैंकूवर स्टाइल इज, ये मेडिसिन और बायोमेडिकल साइंसेज में यूज़ होता है। और जब आप बॉडी के अंदर हवाला दें तो आपने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर या तो नंबर लिख देना है, या तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर नंबर लिख देना है। इसमें ना तो कोई ऑथर की इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, ना ही उसका कोई ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, ना ही कोई उसके पेज नंबर लिखने हैं। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। जहाँ पे आपका पहला रेफरेंस है, सिंपली उसको आपने लिख देना है 1। जहाँ पे आपका दूसरे रेफरेंस का हवाला दे रहे हैं, आपने लिख देना है 2। जहाँ पे तीसरे रेफरेंस का हवाला, वहाँ आपने लिख देना है 3। मेरे ख्याल से जो इजीएस्ट तरीका है रेफरेंसेस का, तो वो वैंकूवर स्टाइल में है, कि इन टेक्स्ट साइटेशन के हवाले से ख़ास तौर पे, कि जिसमें आपको ज़्यादा कोई जदोजहद, ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं करनी पड़ती। सिंपल आपका एक नंबर का सीक्वेंस है, उसी को आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। डिटेल रेफरेंसेस की बात आ जाए, तो जब डिटेल रेफरेंसेस आपने देने हों तो आपके पास उस वक्त जो है वो, वहाँ पे हम ईयर, जो साल है वो ऑथर के नाम के बाद लिख रहे थे, यहाँ पे साल सबसे एंड में आ जाता है। और फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह, इनके भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहम किरदार है रेफरेंसिंग के अंदर। तो इसीलिए ये काम बहुत ज़्यादा पेचीदा भी लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है, इफ़ यू डोंट नो द राइट टूल्स फॉर इट। अगर आपको सही मेथड्स और टूल्स का पता ना हो तब। इसीलिए सिर्फ आपको यही रियलाइज़ कराने के लिए हमने ये पूरा लेक्चर डिज़ाइन किया है, कि आप पहले इससे आशना हो, और उसके बाद आप ये समझ लें कि ये कितना हेक्टिक काम है, और हम में से मोस्टली लोग रूटीन में इसे इसी तरीके से मैन्युअली कर रहे होते हैं। तो रेफरेंस लिस्ट में हमारे पास वही एक ही हमको एज एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं, जो एक ही सोर्स हमने यूज़ किया था, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो वहाँ पे स्मिथ और उसका जो इनिशियल्स थे वो, और उसके बाद ईयर था एपीए में, यहाँ पे डायरेक्ट इसके बाद जो है टाइटल आ जाएगा। और उसके बाद सिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, कि किस शहर में उस वो चीज़ पब्लिश हुई है, या वो किस इलाके का जर्नल है या किताब है या पब्लिशर है। तो उसके बाद ऑक्सफोर्ड, इट्स द सिटी नेम, एंड देन द पब्लिशर नेम, एंड देन ईयर। उसके बाद अगर वो कोई जर्नल है, कोई आर्टिकल है, तो उसमें आपने जो है ये दूसरा इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो ये आपके जो ऑथर्स हैं उनके नाम, उसके बाद अगेन आपके पास है जी टाइटल, उसके बाद है आपका जर्नल का नाम, उसके बाद है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद है उसका इशाइया, उसके बाद है उसके पेज नंबर, और उसके बाद है उसका डीओआई नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जब डिटेल रेफरेंसेस लिखते हैं, उसमें आपको जो एक चीज़ जहन में रखनी होती है, वो ये है कि जिस नंबर पे 1, 2, 3 आपकी टेक्स्ट के बीच, मेन बॉडी के बीच हवाला आया होता है, उसी तरतीब से आपने जो डिटेल रेफरेंसेस या रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, उसी तरतीब से उन्हें नंबर देकर लिखना होता है, irrespective of their alphabetical order, irrespective of their year of publication। जो भी तरतीब आपकी मेन बॉडी में फॉलो की गई है, एग्जैक्ट उसी तरतीब को आपने फॉलो करना होता है इन डिटेल रेफरेंसेस। Third one is the Howard style, and Howard style is also the author year style। author है कॉमा, ईयर है, साल है उसका। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। कोई ख़ास जो है इसके लिए डोमेन नहीं है, कि मेडिकल वाले यूज़ करेंगे या ह्यूमैनिटीज़ वाले यूज़ करेंगे। कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इसे अपना सकता है। अगेन यहाँ पे एपीए स्टाइल से ही मिलता जुलता है, और सिर्फ इसमें डिफरेंस है कि एपीए स्टाइल में हम सिटी को मेंशन नहीं करते, यहाँ पे सिटी को भी मेंशन करना होता है, जस्ट लाइक दी वैंकूवर स्टाइल। बट यहाँ पे एपीए के साथ किस तरह मिलता जुलता है, कि जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है
वो आपकी आपके ऑथर के नाम के बाद आ जाती है। तो हमारे पास ऑथर नेम्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, सिटी, एंड देन द पब्लिशर। एंड इन केस ऑफ journal, we have the authors, again year, the title, the journal name, the volume, and the page numbers. The PP means page range. तो जो एग्जैक्ट पेज तो नहीं है, मल्टीपल पेजेस पे आर्टिकल कंप्राइज होता है, तो वो पूरी रेंज यहाँ पे आपको ने देनी होती है। देन वी हैव द AMA स्टाइल। करंटली इसका 11th एडिशन चल रहा है, और ये भी जो है वो क्लिनिकल और जो मेडिकल जर्नल्स वगैरह हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये भी वैंकूवर की तरह से जो है वो नंबर सिस्टम पे बेस करता है, लेकिन इसके नंबर सिस्टम में और वैंकूवर के नंबर सिस्टम में फ़र्क ये है कि वैंकूवर में हम या तो सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिख रहे थे या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे, जबकि AMA स्टाइल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में ही अपना जो साइटेशन है, जो मेन बॉडी के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्नॉलेजमेंट है, उसे सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में करते हैं। अगेन कम टू द डिटेल रेफरेंस लिस्ट। तो डिटेल रेफरेंस लिस्ट में हमारे पास ईयर ऑफ पब्लिकेशन इन पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिटी और कंट्री दोनों जो है ना वो यूज़ करने हैं, और साथ ही साथ फिर पब्लिशर आ जाएगा, और साथ ही ये टाइटल एंड ऑथर्स। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं इस नंबर सिस्टम में और वैंकूवर में। अब दूसरा डिफरेंस भी आ गया कि यहाँ पर आपने सिटी के साथ साथ उसका कंट्री भी क्या करना है, मेंशन करना है। इन केस ऑफ जर्नल्स, ऑथर नेम्स, टाइटल, जर्नल नेम, इसमें पूरा नाम नहीं यूज़ करते, इनिशियल्स यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एंड देन वॉल्यूम, एंड देन पेज नंबर्स, एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एज वेल। तो ये AMA स्टाइल है, मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हमारे पास है APA स्टाइल, उसके बाद वैंकूवर स्टाइल, और उसके बाद हार्वर्ड स्टाइल। MLA स्टाइल है, ह्यूमैनिटीज़ में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में ये बहुत बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है जी। इसमें आप ऑथर का नाम और जो उसका वॉल्यूम है वो लिखते हैं इन टेक्स्ट साइटेशंस में, और डिटेल रेफरेंसेस में अ, आप लिख देते हैं जी ऑथर के नेम्स, उनकी जो टाइटल है वो, इसके साथ ही साथ उसके बाद पब्लिशर, एंड देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन। बट इन केस ऑफ जर्नल्स, द ऑथर नेम्स, द टाइटल, उसके बाद जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल कंप्लीट लिखा गया है, कोई शॉर्ट्स कोई एब्रिविएशंस वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई। वॉल्यूम नंबर 45 है, और यही 45 आप देख सकते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशन में आथर नाम के बाद इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2 2021 और पेज नंबर की जो रेंज है वो भी यहाँ पे दी गई है। अच्छा जी। अब ये जो हमने स्टाइल्स पढ़े, इनको यूज़ कहाँ करना है ये हम डिस्कस तो कर चुके हैं शुरू में, लेकिन फिर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल करना है टू सपोर्ट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जी इतने इतने इलाकों में ये फॉर एग्जांपल बीमारी पाई जाती है, ये साल में इतने लोग इसकी वजह से माजूर होते हैं, साल में इतने लोग इससे मरते हैं, और फलानी फलानी कंट्री में इसका इतना इतना प्रेवलेंस है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंट्रोडक्शन में आप लोग इसे लिखते हैं अपनी रिसर्च को में वजन डालने के लिए कि वाई इज़ योर रिसर्च इम्पोर्टेंट, आप क्यों इस रिसर्च पे अपना इतना टाइम
और रिसोर्सेज और मनी ज़ाया कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो वो इम्पोर्टेंस बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और वो आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में देते हैं, और उसमें आप जिस जिस की भी जो है वो फाइंड करदा मालूमात लिखते हैं, उसको साथ ही साथ आप साइट करते जाते हैं। देन कम्स द मेथड सेक्शन। सो इन मेथड सेक्शन यू साइट द प्रोटोकॉल्स और टूल्स। आपको टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उनको भी साइट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, किस किस कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। आपको प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो कहीं आपका अपना तख्लीक करदा कोई अनोखा जो है वो प्रोटोकॉल तो नहीं है, वो दुनिया में फॉलो होता भी है या नहीं, किसने इस प्रोटोकॉल को जो है वो इजाद किया था, किसने ये प्रोटोकॉल बनाया था, और किस किस ने यूज़ किया है वगैरह। तो ये भी आपको साइट करना है, सो दैट द रीडर नोज कि आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, वो पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, और वो आपके काम के साथ कंपेटिबल भी है। आफ्टर दैट देयर कम्स द रिजल्ट सेक्शन। उसमें आप रेयरली यूज़ करते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ, अनटिल एंड अनलेस आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी स्टडी को किसी और के साथ। डिस्कशन में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगेन, ताकि आपकी फाइंडिंग्स को आप कंपेयर कर सकें एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ। जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है ऑलरेडी, वो और आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनका कंपैरिजन होता है डिस्कशन में, कि आया वो सेम पेज पे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्या हिसाब किताब है। वो सारा कुछ आपने डिस्कशन सेक्शन के अंदर लिखना होता है। इसके अलावा प्लेजरिज्म के लिए भी जो है वो ज़रूरी है, प्लेजरिज्म हटाने के लिए, कि आप रेफरेंसेस प्रोवाइड करें। सो ऑलवेज पैराफ्रेज एंड साइट। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एज इट इज़ किसी की लाइंस को कॉपी कर लें और उसके बाद उसका हवाला दे दें कि जी फलाना कहता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो ये गलत हो जाएगा, ये प्लेजरिज्म कहलाएगा। यू हैव टू डू सम वर्क आल्सो। और वो वर्क क्या होगा कि आप उसकी बातों को समअप करके, समराइज करके, अपने अल्फाज में लिख कर उसका हवाला देंगे। डायरेक्ट कोट्स भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में। फिर आपको कैसे पता चले जी कि आपका काम अब किसी और के साथ सिमिलर है या नहीं। तो टर्निटिन और इस तरह के बाकी जो हैं ओरिजिनलिटी चेकर्स हैं, जो आपके काम की दूसरों के साथ सिमिलरिटी को चेक करते हैं और आपको परसेंटेज दे देते हैं एट द एंड, कि आपका कितना काम दूसरों से मिल रहा है, वो दूसरों को आपने एग्जैक्ट कॉपी किया है। अच्छा जी, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो तस्वीर या टेबल्स को या फिगर्स को जो है वो साइट नहीं करते। दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग जो है बिहेवियर। और हमें हर हर हाल में इमेज को, टेबल्स को, फिगर्स को जो है साइट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ हाईली अनएथिकल इफ़ वी डू नॉट साइट दी सोर्सेस। अगर आपने मॉडिफाई किया, फॉर एग्जांपल किसी ने जो है आपने किसी से कैट की फोटो जो है किसी के आर्टिकल में से कॉपी की है, तो लेकिन आपने कॉपी करते वक्त उसे मॉडिफाई कर दिया है, उसे एडिट कर दिया है किसी भी फोटो एडिटर के थ्रू, फोटोशॉप के थ्रू, उसके कलर्स को चेंज कर दिया है, या उसके साइज को छोटा बड़ा कर दिया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको उसे साइट करना पड़ेगा कि ओरिजिनली टेकन फ्रॉम दिस सोर्स, और उसके बाद इसे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा आपके जो रिसर्च होता है उसमें आपकी हेल्प करता है, और आपको मज़ीद प्रोफेशनल बनाता है। आपकी रिसर्च में खुद ब खुद निखार आ जाता है इससे। तो चाहे आप टेबल यूज़ करें, चाहे आप इमेज यूज़ करें, चाहे आप उन्हें रिक्रिएट करें किसी सोर्स से, आप तब भी उनका रेफरेंस ज़रूर दें। एग्जाम्पल एक्सरसाइज।
अब जितने भी लोग अगर हमारे इस सेशन में अभी मौजूद हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो है पीपीटी हम्म। की स्क्रीन शेयर है। तो आप में से कोई अगर इस एक बुक को जो है कन्वर्ट करके दे, कोई एक एपीए में फॉर्मेट में कर ले, कोई एक सही थी। वैंकूवर स्टाइल में कर ले। ये हिफ्जा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, अगर म्यूट कर दे। थैंक यू। अच्छा जी, ये एक रेफरेंस है यहाँ पर। पहले हम ज़रा अपने लेक्चर में आ जाते हैं। चले, हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन को, तो इसीलिए मेरे ख्याल से हम बैक नहीं जा सकते। बहरहाल, अगर आप अभी भी एक कॉपी पेंसिल उठाकर या अपने जो डिवाइसेस हैं उसी की स्क्रीन में कोई वर्ड वगैरह खोल कर या कोई चैट खोल कर किसी की, और एक इस सिंपल से, एक बहुत इजी से, एक बेसिक से सोर्स को भी अगर अभी आप लिखें, तो हो सकता है आप इसमें 10 गलतियां करें। हो सकता है इस एक ही सोर्स को सही तरीके से एक 100% एक्यूरेट फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने में मैनुअली आपको 10 मिनट लग जाए, हो सकता है किसी को 2 मिनट भी लग जाए, हो सकता है किसी को 20 मिनट लग जाए, हो सकता है किसी के एक कोमा, एक फुल स्टॉप वगैरह की वजह से, एक सेमी कॉलन की वजह से ये पूरा जो उसका रेफरेंस हो वो गलत हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं। ये आपको एक सोर्स दिया है और फिर इसको डिफरेंट तरीकों से कन्वर्ट करके आपको दिखाया गया है। जिसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एपीए स्टाइल में, और उसके बाद वैंकूवर, उसके बाद हार्वर्ड, और उसके बाद एएमए। ये सारी जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं ये यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पे इसको इंक्लूड करने का जो सिर्फ मकसद है बेटा, वो ये है कि आप इसको सिर्फ देखें एक बार कि किस तरह से ये कॉमा, फुल स्टॉप, ईयर के आगे पीछे होने से कहीं पे, अब यहाँ पे जिस तरह एपी और वैंकूवर के अंदर आप गौर करें अगर, तो आपको एक बहुत ही, शायद एक आम बंदा जो रिसर्च की फील्ड से ताल्लुक ना रखता वो इसको जो है वो डिटेक्ट भी ना कर पाए। यहाँ पे आपके पास टाइटल आपका इटैलिक्स में है, जहाँ पर यहाँ पे बगैर किसी फॉर्मेटिंग के जो है प्लेन लिखाई में है। इसी तरह से अगेन हार्वर्ड में जो है आपके पास आपका टाइटल इटैलिक्स में है, और जबकि आपका जो एएमए स्टाइल में है उसमें अगेन ये आप प्लेन जो है वो राइटिंग में है, विदाउट एनी टाइप ऑफ स्पेशल फॉर्मेटिंग। इसी तरह से ये तो एक बुक का हवाला है। एक आर्टिकल में उसका जो वॉल्यूम नंबर होता है वो भी इटैलिक्स में लिखा जाता है, जबकि बाकियों में नहीं लिखा जाता। तो इतनी जो है टेक्निकलिटीज़ हैं रेफरेंसिंग के अंदर, जब आप इन्हें मैन्युअली करते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट है, कोई इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकता है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप अपनी प्रोफेशनल जो है रिसर्च रिसर्च राइटिंग्स वगैरह में जाएंगे। तो इसमें हर एक हवाला इसका दिया हुआ है डिफरेंट स्टाइल्स का, कि इन टेक्स्ट फॉर्मेट इसका किस तरह होगा, रेफरेंस ऑर्डर कैसा होगा, कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ होता है, जर्नल नेम का फॉर्मेट आपने कैसा रखना है। आप देख सकते हैं किसी किसी में ये एब्रीविएटेड है, तो किसी किसी में ये फुल फॉर्म में नाम लिखा जाएगा। पेज नंबर जो आप लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, एपीएम में ऑप्शनल है, वैंकूवर में रेयर है, देन हार्वर्ड में ऑप्शनल है, अगेन एएमए में रेयर है, और एमएलए में दे आर रिक्वायर्ड, यानी आपको लाजमी प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स, डीओआईज हैं, तो वो अगर अगर किसी आर्टिकल का सोर्स का अवेलेबल है तो आपने लाजमी इंक्लूड करना है शुरू के 4 में, जबकि एमएलए में वो क्या है, ऑप्शनल है। जो मेडिसिन की फील्ड के हवाले से हैं,
तो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एपीए और वैंकूवर का होता है। ए में भी जो है वो वेरी हाई है। इसी तरह एमएलए का यूज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो है। तो ये एक चार्ट आपको ये पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद हमारे पास ये चीट शीट है रेफरेंस की, जिसमें आथर कोमा ईयर, देन नंबर सिस्टम, देन आथर ईयर, देन आथर पेज है। और एक सिंपल करके आपको जो है वो तोड़कर बताया गया है। ऑथर, ईयर, टाइटल इन इटैलिक्स एंड देन पब्लिशर। कहाँ पे कोमा इस्तेमाल होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा वगैरह, इन डिटेल्स समेत। इसी तरह हार्वर्ड स्टाइल में देखें तो अगर इन टेक्स्ट की बात करेंगे तो आथर कोमा ईयर। अगर हम डिटेल रेफरेंस की बात करेंगे तो आथर, उसके पहले आथर के इनिशियल्स पूरे हों तो देन फुल स्टॉप कॉमा। अब यहाँ पर और यहाँ पर आप डिफरेंस देखें, यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप है, जबकि यहाँ पे फुल स्टॉप एंड कॉमा। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद टाइटल अगेन इन इटैलिक्स एंड देन सिटी एंड देन द पब्लिशर। एएमए में आपको सिटी और कंट्री दोनों का इस्तेमाल करना है। जो आपको याद होगा पीछे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि ऑक्सफोर्ड और कोमा यूके, तो वो दोनों चीज़ें उसमें क्या थी, मेंशन थी। तो ये चीट शीट है, ये आपको हेल्प करेगी अगर आप मैनुअल रेफरेंसेस देते हैं तो उसके अंदर। कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग रेफरेंसिंग में करते हैं, फॉर्मेटिंग हमारी कंसिस्टेंट नहीं होती, कहीं पे पेज नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं, कहीं पे ऑथर ऑर्डर हमसे गलत हो जाता है, कहीं पे हम बहुत ही पुराने सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस पे तो हमने डिटेल में भी बात की कि हम मोस्टली, हमारे जो ये सोच बनी हुई है कि हम इमेजेस वगैरह को साइट नहीं करते, तो उनको साइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जितने भी यहाँ पे बेटा ये जो मसले, ये जो पंगे यहाँ पे लिए गए हैं, बताए गए हैं, इन सब से छुटकारा हासिल करने का जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वो एक ही है, एंड दैट इज टू हैव कमांड ऑन एटलीस्ट वन टाइप ऑफ द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मेंडले, जोरेटो, एंड नोट, रेफवर्क्स वगैरह, इनमें से किसी एक पर आप कमांड हासिल कर लें। ठीक है, ये चंद कॉमन एब्रिविएशंस हैं, जनरल एब्रिविएशंस हैं जो रेफरेंसिंग में इस्तेमाल होती है। इटाल्स मींस इट एलिया एंड अदर्स। जब हम आतर्स को लिखते हैं, आतर्स ज़्यादा हो तो हम 20 आतर्स को तो नहीं लिख सकते, तो हम लिख देते हैं इटाल। ठीक है, ताकि बाकी सारे भी उसमें इंक्लूडेड हैं। ईडीएस द एडिटर, ईडीएस मल्टीपल एडिटर्स अगर हो, वीओएल वॉल्यूम नंबर, पेज रेंज, अगर कोई एग्जैक्ट पेज है तो सिंपल एक पी लगाएंगे। रिवाइज्ड एडिशन है तो वो उसके लिए अलग, ट्रांसलेटर है तो उसके लिए अलग, यानी आपने कोई ट्रांसलेटेड वर्क वगैरह यूज़ किया है। किसी की डेट आपको नहीं मिल रही, डीओआई, अगेन इस पे भी जिक्र हो चुका है। यूआरएल है, पबमेड आईडी है, वगैरह वगैरह। तो ये आपकी जो एब्रिविएशंस हैं जो रेफरेंसेस में आपको नज़र आएंगी, वो ये होती हैं। रेफरेंसिंग रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स हैं, जोटेरो है, एंड नोट है, मेंडले है, रेफ वर्क्स है। तो इसमें सबसे जो एडवांस्ड है और सबसे ज़्यादा एकेडेमिया में यूज़ होने वाला है, वो है एंड नोट। और आज के जो हमारा ये लेक्चर है, इसका एक हिस्सा भी है, जिसमें हम एंड नोट को अभी डाउनलोड कहाँ से करना है, फ्री वर्जन, और फिर उसको जो है इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसका जो है जिक्र करेंगे, सीखेंगे। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा ये जो स्लाइड्स का लेक्चर था, जिसमें हमने सिर्फ रेफरेंसिंग होती, होते क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, और किस किस किस्म के होते हैं, और किस किस स्टाइल के होते हैं, ये डिस्कस किया। अब इनको बहुत ही आसान तरीके से किया कैसे जाए, इसको हम सीखते हैं। ठीक है जी। तो चलिए, वी हैव ओनली टू कैंडिडेट्स, और अच्छी बात है, हम ज़रा अच्छे से सीख लेंगे।
हाँ, मेथडोलॉजी में रेफरेंसेस किस तरह से यूज़ करते हैं, इन पे हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। मैं मैसेजेस नहीं ले सका क्योंकि चले चले हम जो है क्वेश्चंस को इन पे ले लेंगे आपके। अभी के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से, और हम जो है मेरे ख्याल से हमें पूरी स्क्रीन शेयर करनी चाहिए। एंटायर स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोग के साथ? क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? चलिए, आई होप। हाँ जी, ठीक है। शेयरिंग आ रही है। हाँ, तो सबसे पहला जो सवाल आपके जहन में आएगा कि जी एंड नोट हमें कहाँ से मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो एंड नोट हमने गूगल में सर्च किया, एंड ये पहली पहली उसकी हमारे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है एंड नोट की। अब आप दूसरा जो हमारे पाकिस्तानियों का मसला है मुझ समेत, वो है कि यहाँ पे हमने फ़ौरन देखा बाय नाउ, अभी ख़रीदें बाय नोट, तो हमने पीछे भाग जाना है। लेकिन हर मसले का एक हल होता है, पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। और वो पॉसिबल सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो सॉल्यूशन है बहुत इजी सा। और ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है गेट इनटू पीसी। ठीक है। और आपने ये पहली पहली वेबसाइट पे आ जाना है getintoPC.com। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करेक्ट वर्जन मिल जाया करेंगे तमाम सॉफ्टवेयर्स के, जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और जो हाईली पेड भी होते हैं। आपने सर्च में लिख देना है जी, हम लिख देते हैं जी एंड नोट, और हमने कर दिया गो। ये आप देख सक रहे हैं हमें एंड नोट का वर्जन मिल गया है, 2024 तक अपडेटेड वर्जन है ये। और इसको डाउनलोड करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डाउनलोड फुल सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड उन्होंने दिया था कि जी जिप का पासवर्ड क्या होगा, 123। तो जब आपने जिप फाइल खोलनी है तो उसके लिए ये पासवर्ड आपको दरकार होगा। स्टार्ट डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसको यहीं पर कैंसिल कर देता हूँ, साथ इसको भी बंद कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, जो डाउनलोड लोकेशन है वहाँ पर जाना है, और अ, हमारा जो एंड नोट है ये रहा, इसे ओपन करना है। ठीक है जी। एंड नोट हमारा खुल चुका है। इंस्टॉलेशन का तरीका सिंपल है, पहले हमने सेटअप एक्सी से इंस्टॉल करना है, और उसके बाद यहाँ पे दी गई जो की है उसको यूज़ करके एक्टिवेट कर लेना है। आपके पास आपका जो इन नोट है वो डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो इन नोट है वो आपके पास खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ तक अभी हमने रेफरेंसेस को ऐड करना वगैरह कुछ भी नहीं सीखा। हमने सिंपली फ्री तरीके से करेक्ट वर्जन को डाउनलोड करना और उसे इंस्टॉल करना सीखा, और उसे एक्टिवेट करना भी। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि अपने आर्टिकल्स को किस तरीके से हमने यहाँ पर इंक्लूड करवाना है अपनी लाइब्रेरी में। तो इन नोट का जो सबसे पहला प्लस पॉइंट है बेटा वो ये है कि इसके अंदर अपनी ऑनलाइन सर्च लाइब्रेरी जो है वो क्या है, मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आप, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है जी। ये जिस लाइब्रेरी हब है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, पबमेड जो कि मोस्ट कॉमनली आप यूज़ करते हैं, जिस पे मोस्टली ज़्यादातर हमारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं। वेब ऑफ साइंस है जो कि क्लेरिवेट की है, क्लेरिवेट वालों का ही ये एंड नोट भी है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप और कोई भी ऑनलाइन लाइब्रेरी देखना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ जो लाइब्रेरीज़ हैं और उनके जो कैटलॉग्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको पता है कि आपका जो आर्टिकल है वो किस लाइब्रेरी में मौजूद है, कहाँ पे आपने सर्च करना है, तो डायरेक्टली आप अपनी लाइब्रेरी सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप पबमेड में ही उसे जो है वो सर्च करें। तो होप्स हो कि आपको आपका जो रिक्वायर्ड आर्टिकल हैं या आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है जी। आप किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं बेटा, तो उसके लिए आप आथर के नाम से सर्च कर सकते हैं, ईयर के नाम से सर्च कर सकते हैं, टाइटल से सर्च कर सकते हैं, तीनों को सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि कंडीशंस हैं एंड और नॉट की। और आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर फेमिलियर विद दीज एज वेल, कि आपने कहाँ पे एंड यूज़ करना है, कहाँ पे और यूज़ करना है, कहाँ पे नॉट यूज़ करना है। बहरहाल, मैं टाइटल के अंदर अपना कोई कीवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पे हम कीवर्ड फॉर एग्जांपल दे देते हैं जी, डायबिटीज़। लेट्स सी कि हमारे पास, लेट्स सपोज मेरी जो रिसर्च है वो है डायबिटीज़ पे। ठीक है जी। तो डायबिटीज़ पे मुझे आर्टिकल चाहिए होंगे ऑब्वियसली, ताकि जब मैं उन्हें पढूं और जब मैं उनकी मदद से अपना काम लिखूं तो मैं उनको साइट करूं, यानी वो मेरे सोर्सेज बन जाएंगे। ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, आपके सामने है कि जब मैंने डायबिटीज़ लिखा तो मेरे पास जी ये हैं 3,10,249 रिजल्ट्स आ गए। ठीक है। यहाँ पर यू कैन सी द ओवरऑल आर्टिकल्स दैट आर अवेलेबल एट द पबमेड NLM। ठीक। दिस इज़ अ वेरी 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 ह्यूज नंबर। अब इसमें बहुत पुराने भी होंगे और बहुत नए भी होंगे। हमारा काम है जी नयों के साथ, जो अभी रीसेंट है, तो वो यहाँ सामने सामने अवेलेबल है। फिलहाल जो मुझे यहाँ पे विजिबल होंगे वो 25 यहाँ पे दिया गया है आपको, शुरू के 25 जो आर्टिकल्स हैं वो मुझे यहाँ पे विजिबल हैं। यहाँ पे उनकी क्या क्या डिटेल आ रही है जी, आथर आ रहा है, उसका ईयर आ रहा है, उसका टाइटल आ रहा है, किस जर्नल में है वो, और आखिरी बार अपडेट कब हुआ था, और रेफरेंस टाइप क्या है, जर्नल आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, मेटा एनालिसिस है, क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ लेट्स से इसमें से हम रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, और इनके टाइटल्स वगैरह मुझे जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड टू माय रिसर्च। तो मैंने यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ पे आप नज़र डालें, मेरे पास जो ऑल रेफरेंसेस जो अब तक मैं ऐड कर चुका हूँ अपनी इन नोट लाइब्रेरी में, दे आर 63। मैंने सिलेक्ट कितने किए हैं, न्यू, अभी 4 सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे ही मैं ये प्लस साइन पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं रिसेंटली 5 मैंने और ऐड कर दिए हैं, एंड माई टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस हैव इंक्रीज टू 68। तो टोटल रेफरेंसेस मेरे हो गए हैं 68। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी, विच इज़ वेरी इजी आल्सो। लेट्स से आपको आपका रिक्वायर्ड आर्टिकल यहाँ पे नहीं मिलता, या यू आर नॉट वेरी मच फेमिलियर विद द बिल्ट इन सर्च इंजन। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अपना गूगल क्रोम खोलें, अब गूगल स्कॉलर पे जाएं। हम सब इसके साथ थोड़े ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। और उसके बाद हम इसमें कुछ भी अपना जो है वो सर्च कर लें। अगेन चूँकि हमने डायबिटीज़ सर्च किया था,
तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। नाउ डायबिटीज़ इन अमेरिका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन डायबिटीज़। अगर मुझे रिसेंट चाहिए तो मैं कहूँगा जी सिंस 2021, पिछले 5 ईयर के यूज़ किया करें, तो आपकी थीसिस लिखने में भी ज़्यादा इजी हो जाता है। आप करंट और अपडेटेड नॉलेज को भी साइट कर लेते हैं, और इसके साथ ही साथ जब आप अपने थीसिस से अपना रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। नाउ लेट्स से मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा, एपिडेमियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़, तो मुझे इसको साइट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैनुअली मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। इन्होंने गूगल स्कॉलर ने मुझे खुशकिस्मती से पहले से ही ये दे दिए हैं, लेकिन लेट्स से एक बार तो मैं कॉपी कर लूँगा। अगर मुझे खुदा ना खास्ता वो चेंज करने पड़े, लेट्स से मैं अपने 100 रेफरेंसेस एपीए स्टाइल में कॉपी करता हूँ, विच इज़ कॉपी तो कर रहा हूँ, ठीक है, बने बनाए तो मिल रहे हैं, लेकिन अगेन एक मैनुअल प्रोसेस है। और मुझे अब आर्टिकल अपना जो है वो लिख कर किसी जर्नल में भेजना है, और जर्नल इज़ आस्किंग फॉर दी वैंकूवर स्टाइल। तो अब फंस गया मैं। अब शो को वैंकूवर स्टाइल में कन्वर्ट करना, इट इज़ वेरी हेक्टिक टास्क। तो मैं क्या करूँगा कि जी मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे एंड नोट के लिए ये रेफरेंस मिल जाए। तो जैसे ही मैं एंड नोट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख रहे हैं स्कॉलर न्यू। स्कॉलर से एंड नोट का ये जो रेफरेंस है ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। 68 से कितने हो गए हैं ये, 69 हो गए हैं। और वो जो एक रेफरेंस मैंने अभी डाउनलोड किया था वो इसमें इंक्लूड हो गया है। ठीक है, इसका स्वीटिंग 2024 दी लॉन्सेट का है। तो अब हम जब हैंड्स ऑन इसको वर्ड में लिखेंगे तो आप देखेंगे। तो आई होप so far you guys are also now familiar with using the built-in search engine and also the Google Scholar। अगेन एक बार फिर से देखें, आपने साइट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने, आपको एंड नोट के लिए चाहिए, आपने एंड नोट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो रेफरेंस है वो डाउनलोड हो गया है। इस पे क्लिक करते ही इट विल बी इम्पोर्टेड टू दी एंड नोट लाइब्रेरी। और देखें 69 से वो मूव अप करके 70 पे चला गया है, और हमारा ये एक नया आर्टिकल भी इसमें ऐड हो गया है। अब आ जाएं, हम चलते हैं जी अपने वर्ड फाइल की तरफ। लेट्स सपोज मैं अब अपना आर्टिकल लिख रहा हूँ। मैं इंट्रोडक्शन में लिखता हूँ कि diabetes is becoming more common in the western countries, let's suppose। अब ये मैं तुक्का तो नहीं लगा रहा, मैंने इसके लिए आर्टिकल पढ़ा है। अच्छा जी, कौन सा आर्टिकल पढ़ा है जिसके तवसत से मैं ये बात कर रहा हूँ, जिसको एज अ रेफरेंस यूज़ करके, ठीक है, जिसको एज अ सोर्स यूज़ करके मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मैं जी यहाँ एंड नोट पे क्लिक करूँगा, वर्ड में आपके पास आ जाएगा इसका अपना एक जो है रिबन में खाना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया। मुझे अगर आथर का नाम याद है तो मैं आथर का लिख दूंगा। अगर मुझे आथर वगैरह नहीं याद, कुछ वर्ड उसका याद है, तो मैंने लिख दिया डायबिटीज़ का। अभी 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 हमने ये कुमार वाला इसमें ऐड किया था, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे होगा असल जादू इसका। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आप देखें इसने इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पे साइट भी कर दिया ऑटोमेटिकली, कौन से स्टाइल में, APA 7 स्टाइल में। और इसने उसकी डिटेल रेफरेंस लिस्ट भी बना दी। मैं मज़ीद अपना जो आर्टिकल है वो लिखता जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ जी, फिर ABC, ये लिख दिया।
ये किसी और आर्टिकल से मैंने लिया है जी। तो सिंपल अगेन इंसर्ट पे, और फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ, अब इसने इसको भी लिख दिया और इसका डिटेल रेफरेंस भी दे दिया। मज़ीद लिखता हूँ, हत्ता कि मेरे पास लेट्स से कि जो है वो कोई 50 रेफरेंसेस बन जाते हैं। अभी तो हम सिंपल जो है कुछ भी एक्स वाई जी ए बी सी वगैरह मिक्स लिख रहे हैं। 3 हो गए। अब आप खुद सोचे देखें अब कितना इजी होता जा रहा है। एपीए स्टाइल में आ रहे हैं। अच्छा, मैंने पूरा आर्टिकल पूरा थीसिस एपीए स्टाइल में लिख दिया और सुपरवाइजर को अचानक दौरा पड़ गया कि नहीं जी, एपीए स्टाइल में तो करने ही नहीं थे, यू वर सपोज टू डू इट इन द वैंकूवर स्टाइल। और अब आप परेशान होकर सर पकड़ के नहीं बैठेंगे, बल्कि आप उधर ही ऑन द स्पॉट अपने सुपरवाइजर के डेस्क पे या बाहर निकलते ही क्या करेंगे कि अपनी वर्ड फाइल खोलेंगे। सिंपल, आपकी वर्ड फाइल कुछ इस तरह से खुल जाएगी। आपने अभी भी परेशान नहीं होना है। एंड नोट पे क्लिक करेंगे और आप क्या कर देंगे, अब के आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो हमने क्या कहते हैं कि जी वैंकूवर का सुपरवाइजर है, आप वैंकूवर पे क्लिक करेंगे और आप देखें सब कुछ उसके हिसाब से अपडेट हो गया है। अगले दिन फिर आपने सुपरवाइजर के पास गए, वो चाहता, उसे लग रहा है आप जलील हो रहे होंगे घर बैठ के, आप सुकून से एक क्लिक से ये कर लेते हैं। आपको कहता है कि नहीं शिकागो स्टाइल में करके ले आओ जी। आपने कहा ठीक है जी, शिकागो स्टाइल में हो गया। ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शिकागो स्टाइल में भी नहीं, आप ऐसा करें कि जो है आथर डेट वाले फॉर्मेट में लें। आपने कहा ठीक है जी, उसमें हो गया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर इसमें 100 रेफरेंसेस हैं, चाहे 500 हैं, चाहे 5000 है, एक क्लिक पे ही आपके सारे रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट स्टाइल हो जाएंगे। ठीक। और ये सिर्फ इतने स्टाइल्स नहीं है, इसमें इतने स्टाइल्स हैं कि जितनी आपकी सोच भी नहीं है। और यहाँ पर वो सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे। आप जस्ट क्लिक करेंगे और हर चीज़ आपकी उस हिसाब से अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये था एक बहुत ही सिंपल तरीका इन नोट को यूज़ करने का फॉर द सेक ऑफ रेफरेंसिंग पर्पसेस। आपके सारे रेफरेंसेस इसमें मैनेज होंगे, आपकी लाइब्रेरी इसमें सेव होगी।